हेलो एवरीवन, टीच इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 7 हिस्ट्री के चैप्टर फर्स्ट के पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आइए देखते हैं। देखिए, नए सामाजिक और राजनीतिक समूह पार्ट 1 में हमने नई व पुरानी शब्दावली के बारे में जाना था। देखिए क्या होता है, जब शब्दों में चेंज आता है, पुराने शब्दों में चेंज आया तो उसके साथ साथ अनेक चीज़ों में भी चेंज आया। परिवर्तन उस समय देखने को मिले, जैसे कि आर्थिक परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन, इसके साथ साथ तकनीकी में भी परिवर्तन और फसलों में भी परिवर्तन। तो देखिए, यह समय है 700 से 1750 के बीच का। इस समय जो भी परिवर्तन हुए उन सब के बारे में हम यहाँ जानेंगे। देखिए, सिंचाई में रहट, कताई में चरखे, युद्ध में आग्नेयास्त्रों, बारूद वाले हथियार का इस्तेमाल होना प्रारंभ हो गया था। और खाने पीने की चीज़ों में आलू, मक्का, मिर्च, चाय और कॉफ़ी, इनमें परिवर्तन देखने को मिला। इस युग में लोगों की गतिशीलता, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना भी बढ़ गया। अब भारत में क्यों ज़्यादातर लोग आए? अवसर की तलाश में। यहाँ पर अपार संपदा थी, अपना भाग्य गढ़ने के लिए अपार संभावना यहाँ मौजूद थी भारत में, इसलिए लोग यहाँ पर आना आरंभ हो गए थे। इस काल में जिन समुदायों का महत्व बढ़ा, उनमें एक समुदाय था राजपूत, जिसका नाम राजपुत्र अर्थात राजा का पुत्र से निकला है ये वर्ड। 8वीं से 14वीं सदी के बीच यह नाम राजपूत जो नाम है, आमतौर पर योद्धाओं के उन समूहों के लिए प्रयुक्त होता था जो क्षत्रिय वर्ण होने का दावा करते थे। राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सामंत वर्ग ही नहीं, बल्कि वे सेनापति और सैनिक भी आते थे जो पूरे उपमहाद्वीप में, जो भारत में अलग अलग शासकों की सेना में सेवारत थे, वहां भी कार्य कर रहे थे, उसको बोला गया राजपूत। नेक्स्ट आता है कि इस पूरे काल के दौरान, जो 700 से 1750 का जो ये समय है, इस समय जंगलों की कटाई हो रही थी। देखिए, हमने 6th क्लास में पढ़ा था कि लोग जंगलों में निवास करते थे, गुफाओं में रहते थे। अब धीरे धीरे उनमें भी परिवर्तन आया। अब यहाँ क्या आया कि जंगल ही काटने प्रारंभ कर दिए और खेती का इलाका बढ़ता गया। क्या हुआ? अब धीरे धीरे पर्यावास के परिवर्तन के कारण कई वनवासियों को मजबूर होकर अपना स्थान छोड़ना पड़ा। कुछ और वनवासी जमीन पर जुताई करने लगे तो कृषक बन गए। कुछ ने क्या, किसानों के बीच आर्थिक और सामाजिक अंतर उभरने लगे। जिसके पास ज़्यादा जमीन, जिसकी जमीन ज़्यादा उपजाऊ, वो लोग ज़्यादा अमीर होते चले गए। तो इस प्रकार कुछ आर्थिक व सामाजिक अंतर देखने को मिले। कुछ के पास ज़्यादा उपजाऊ जमीन थी, कुछ मवेशी पालते थे, कुछ लोग खेती से खाली समय में दस्तकारी, कोई आर्ट, कोई कार्य का करना, इनसे अलग का कुछ काम भी कर लेते थे। जैसे जैसे समाज में अंतर बढ़ने लगे, लोग जातियों और उपजातियों में बांटे जाने लगे। देखिए, यहाँ से जाति और उपजातियों का निर्माण हुआ। हमने क्लास 6 में ऋग्वेद के समय पढ़ा था वर्ण व्यवस्था। अब यहाँ आई हैं जातियाँ। उनकी पृष्ठभूमि और व्यवसाय के आधार पर उन्हें समाज में ऊंचा या नीचा दर्जा दिया जाने लगा। यह दर्जे स्थायी नहीं होते थे। किसी जाति विशेष के सदस्यों के हाथों में कितनी सत्ता है, प्रभाव है, संसाधनों का नियंत्रण है, इसके आधार पर उनके दर्जे बदलते रहते थे। एक ही जाति का किसी क्षेत्र में कोई दर्जा हो सकता है और किसी अन्य क्षेत्र में कोई और हो सकता है। अपने सदस्यों के, अब ये देखिए जातियां काम कैसे करती थी कि अपने सदस्यों के व्यवहारों का नियंत्रण करने के लिए जातियां स्वयं अपने अपने नियम बनाती थी। इन नियमों का पालन जाति के बड़े बुजुर्गों की एक सभा करवाती थी, जिसे कुछ इलाकों में जाति पंचायत कहा जाता था। नेक्स्ट आता है अक्षेत्र तथा साम्राज्य। तो यहाँ देखिए, चोल, तुगलक, मुगल, इन सब के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर से पढ़ते जाएंगे। जैसे जैसे बड़े राज्यों के अंतर्गत कई सारे क्षेत्र आ जाते थे। दिल्ली के सुल्तान हैं गयासुद्दीन बलबन की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति में उसे एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया। कहाँ कहाँ का उसका साम्राज्य फैला था? पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान के गजनी तक वह साम्राज्य उसका फैला था, और जिसमें संपूर्ण दक्षिण भारत भी आ जाता था। यहाँ तक उसका साम्राज्य फैला हुआ था। पर इतिहासकार क्या कहते हैं कि इन सब के बारे में अतिशयोक्ति की गई है, बढ़ा चढ़ाकर इनके बारे में। भाषा तथा क्षेत्र। सन 1318 में कवि अमीर खुसरो ने, देखिए वो भारत के बारे में क्या बताते हैं कि हर क्षेत्र की एक अलग भाषा है,
सिंधी है, लाहौरी है, काश्मीरी है, द्वार समुद्री जो कि दक्षिण कर्नाटक में, तेलंगानी जो कि आंध्र प्रदेश में, गुजरी जो कि गुजरात में, माबारी जो कि तमिलनाडु में, गोडी जो कि बंगाल में, अवधी जो कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में, और हिंदवी दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में बोली जाती थी। ये सब भाषाएं इन क्षेत्रों में बोली जाती थी। इन भाषाओं के विपरीत, ये तो थी क्षेत्र की भाषाएं, इन भाषाओं के विपरीत एक भाषा संस्कृत भी है जो किसी विशेष क्षेत्र की भाषा नहीं है। यह एक प्राचीन भाषा है जिसे केवल ब्राह्मण जानते हैं, आम जनता नहीं। अमीर खुसरो ने यह बताया भाषाओं के बारे में। नेक्स्ट आता है, सन 700 तक कई क्षेत्रों के अपने भौगोलिक आयाम तय हो चुके थे और उनकी भाषा सांस्कृतिक विशेषता स्पष्ट हो गई थी। चोल, खलजी, तुगलक, मुगल जैसे राजवंश अनेक क्षेत्रों में फैला एक विशाल साम्राज्य भी खड़ा कर लेते हैं। ये लोगों के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर से पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। 18वीं सदी में मुगल वंश पतन के ढलान पर था। फलस्वरूप क्या हुआ, क्षेत्रीय राज्य फिर से उभरने लगे। उन्होंने पूरे भारत पर वो किया, नियंत्रण किया था, पर उसके बाद क्या हुआ, उनके जाने के बाद कि क्षेत्रीय राज्य धीरे धीरे छोटे छोटे राज्य उभरने लगे थे, वो अपना शासन नियंत्रण करने लगे थे। पर जब इन्होंने पूरे क्षेत्र पर नियंत्रण किया हुआ था तो कहीं ना कहीं इनका प्रभाव भी जो छोटे राज्य जो बनने लगे थे उन पर पड़ने लगा था। तो इससे क्या हुआ, उन पर कई छोटे छोटे राज्यों का शासन चलता रहा था और उन राज्यों की बहुत सी बातें भारत के अधिकतर भाग पर फैले इन क्षेत्रों के विरासत में मिली थी। यह बात है 700 से लेकर 1700 बीच की। ठीक है, फिर पुराने और नए धर्म। तो देखिए, धार्मिक परंपराओं में भी इस समय काफी परिवर्तन देखने को मिले। जैसे जैसे समुदायों का सामाजिक संसार बदलता गया वैसे ही इनकी आस्थाओं में परिवर्तन आता गया। इन परिवर्तनों में हिंदू धर्म है, उसमें क्या परिवर्तन देखने को मिले कि नए देवी देवताओं की पूजा, राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण और समाज में पुरोहितों के रूप में ब्राह्मणों का बढ़ता महत्व और बढ़ती सत्ता, ये सब परिवर्तन यहाँ देखने को मिले। संस्कृत ग्रंथों के ज्ञान के कारण समाज में ब्राह्मणों का बड़ा आदर होता था। इनके संरक्षक थे नए शासक जो स्वयं प्रतिष्ठा की चाह में थे। इन संरक्षकों का समर्थन होने के कारण समाज में इनका दबदबा और भी बढ़ गया। संरक्षण किसे कहते हैं, कोई प्रभावशाली धनी व्यक्ति जो किसी कलाकार, शिल्पकार या विद्वान जैसे किसी अन्य व्यक्ति को मदद या सहारा दे। तो देखिए, इस युग में एक और परिवर्तन आया भक्ति की अवधारणा को लेकर। भक्ति में क्या परिवर्तन आया कि इसमें ईश्वर की कल्पना एक ऐसे प्रेमलिष्ट देवी देवताओं के रूप में की गई जिस तक पुजारियों के विशद कर्मकांड के बिना ही भक्त स्वयं पहुंच सके। यही वह युग था जिसमें इस उपमहाद्वीप में, भारत में नए नए धर्मों का भी आगमन हुआ था। कुरान शरीफ का संदेश भारत में पहले 7वीं सदी के व्यापारियों और आप्रवासियों के जरिए पहुंचा। 7वीं सदी में ये आया। मुसलमान जो हैं कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ मानते थे। कई इस्लाम शासक और इनके विद्वान धर्मशास्त्रियों और न्यायशास्त्रियों द्वारा उलेमा को संरक्षण देते थे। तो देखिए, जो धर्मशास्त्री हैं इसमें इस्लाम में और जो न्यायशास्त्री हैं उनको बोला जाता है उलेमा। फिर आता है, मुसलमानों में कुछ सिया थे जो पैगंबर साहब के दामाद अली को मुसलमान का विधि सम्मत नेता मानते थे। कुछ सुन्नी थे जो खलीफों के प्रभुत्व को स्वीकार करते थे। इस्लाम के आरंभिक दौर में इस धर्म का नेतृत्व करने वाले खलीफा कहलाते थे। यहाँ पर है सिया और सुन्नी। नेक्स्ट आता है समय और इतिहास के कालखंडों पर विचार। इतिहासकार समय को केवल घड़ी या कैलेंडर के रूप में नहीं देखते या केवल घंटे या दिनों के वर्षों के रूप में नहीं देखते। उनका नजरिया यह है कि समय सामाजिक और आर्थिक संगठन में आने वाले परिवर्तनों को देखते हैं कि उस समय कितना परिवर्तन देखने को मिला। यदि अतीत को समान विशेषता रखने वाले कुछ बड़े बड़े हिस्सों, युगों या कालों में बांट दिया जाए तो समय का अध्ययन बहुत आसान हो जाता है। तो 19वीं सदी के मध्य में क्या हुआ, अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 युगों में बांट दिया, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। यह विभाजन इस विचार पर आधारित था कि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन है। ये पहले एग्जाम में आया भी हुआ है। किस विचार पर यह आधारित है? अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति में कोई भी महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आता। इस काल विभाजन को आज बहुत कम इतिहासकार ही स्वीकार करते हैं। अधिकतर इतिहासकार आर्थिक तथा
सामाजिक कारकों के आधार पर ही अतीत के विभिन्न कालखंडों की विशेषता तय करते हैं। इस समय को जो आज हम इतिहास पढ़ रहे हैं 7th क्लास का, जो इतिहास यहाँ हम पढ़ेंगे पूरी 7th क्लास में, उसे बोला जाएगा मध्यकालीन इतिहास। इसमें हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म के विकास और यूरोप से व्यापारिक कंपनियों के आगमन के बारे में विस्तार से हमें यहाँ जानकारी मिलेगी। भारत के इतिहास के ये 1000 साल अनेक बदलावों के साक्षी रहे। आधुनिकता के साथ भौतिक उन्नति और बौद्धिक प्रगति का प्रभाव जुड़ा हुआ है। तो देखिए यहाँ हमें अनेक परिवर्तन देखने को मिलेंगे। यहाँ हमारा चैप्टर समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।